हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं नव यथार्थवाद और नव उदारवाद की। उदारवाद, यथार्थवाद, मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद के बारे में हमने बात कर ली है। आज हम नव यथार्थवाद और नव उदारवाद को देखेंगे। तो अगर हम बात करें एक बेसिक अजम्पशन की, देखिए हमने क्लासेस में बात कर ली थी कि यथार्थवाद के कुछ गुण उदारवाद ने अपनाया था और उदारवाद के कुछ गुण यथार्थवाद ने अपनाया था, जिसके बाद यथार्थवाद बना नव यथार्थवाद और उदारवाद बना नव उदारवाद। तो अगर हम इनके बेसिक जो व्यू है सिस्टम को लेके, उस सिस्टम को लेके अगर देखें तो नव यथार्थवाद क्या कहता है? नव यथार्थवाद कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है, ठीक है? यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी हायर इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उनके ऊपर शासन कर सके। अराजकता का मतलब होता है स्टेटलेस सोसाइटी या स्टेटलेस कम्युनिटी, जहाँ पर कोई स्टेट ना हो, कोई रेगुलेशन ना हो स्टेट का। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो राज्यों के ऊपर क्या कोई ऐसी संस्था है क्या? कोई ऐसा राज्य है क्या? तो नहीं है, यानी अराजकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही बात कही जा रही है कि अराजकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है वो अराजकता का द्योतक है। कोई विश्व सरकार नहीं है, राज्य स्व-सहायता की स्थिति में जीते हैं। इट मीन्स कि राज्य जो है एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं और इसी स्थिति में जीवन यापन करते हैं। ठीक है? ये बेसिक असम्पशन हो गया नव यथार्थवाद का। ठीक है? जबकि वहीं नव उदारवाद क्या कहता है? नव उदारवाद कहता है कि व्यवस्था अराजक है। यानी ये मानने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवस्था है वहाँ पर कोई स्टेट नहीं है। यानी व्यवस्था कैसी है? अराजकता की है। तो अराजकता की अव्यवस्था यह भी मानता है, यानी नव उदारवाद भी मानता है। लेकिन उसके बाद क्या कह रहा है कि पर संस्थाएं और नियम परिणामों को बहुत बदल देते हैं। देखिए, इनका मानना है कि अराजकता की अवस्था तो है, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण करके जो परिणाम होगा, यानी जो अराजकता का परिणाम होगा, उसको बदला जा सकता है। अब अराजकता होगी तो क्या होगा? लोग एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे, हमेशा मारपीट में उलझे रहेंगे, क्योंकि कोई स्टेट नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाली एजेंसी नहीं है। आपस में मारपीट हमेशा लगी रहेगी। ठीक है? ये जो परिणाम है, इस परिणाम को बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के होने से। ठीक है? वही बात यहाँ कही जा रही है। अब इनमें जो यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेन एक्टर्स कौन से हैं, है ना? कर्ता कौन है? जो भूमिका का निर्वहन करता है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है, वो एक्टर कौन है? तो नव यथार्थवाद कहता है मुख्यतः राज्य, जिन्हें एकात्मक और तर्कसंगत माना जा सकता है ना? तो यथार्थवादी के हिसाब से कौन-सा है? ये मुख्यतः राज्य हैं जो मेन एक्टर की भूमिका में रहते हैं। जबकि नव यथार्थवाद क्या कहता है? ये राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्योंकि राज्य तो हैं ही, उसके साथ-साथ क्योंकि ऊपर इन्होंने अभी क्या कहा? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण करके इनके परिणामों को बदला जा सकता है। तो यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ होंगी, वह भी एक भूमिका का निर्वहन कर रही होंगी। यानी उनको भी मेन एक्टर में शामिल किया जा सकता है। तो राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन, व्यवस्थाएँ और गैर राज्य अभिनेता भी महत्वपूर्ण होते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं, जो एक्टर की भूमिका में रहते हैं। ठीक है? तो रियलिज्म के लिए नव यथार्थवाद के लिए कौन है मेन एक्टर? स्टेट है। और नव उदारवाद के लिए स्टेट के साथ-साथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और नॉन स्टेट एक्टर्स भी मेन एक्टर की भूमिका में रहते हैं। अब इनका मोटिवेशन क्या है? तो नव यथार्थवाद का मोटिवेशन क्या है? यह राज्य का मूल लक्ष्य अस्तित्व और सुरक्षा है। यानी राज्य किस लिए सर्वाइव करता है? उसका एम क्या है? सेल्फ डिफेंस, है ना? सिक्योरिटी और उसके एक्जिस्टेंस को, उसके सर्वाइवल को इंश्योर करना, यानी उसके अस्तित्व की सुरक्षा ही उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। ठीक है? और इस अस्तित्व की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा साधन क्या है? तो शक्ति सबसे बड़ा साधन है। यानी कोई भी राज्य अपने अस्तित्व की सुरक्षा तभी कर पाएगा वो जब पावरफुल होगा। तो जितना पावरफुल हो जाएगा, उतना ज़्यादा अपने अस्तित्व की सुरक्षा करने में सक्षम होगा। है ना? इस स्टेटमेंट के थ्रू राज्यों में क्या होड़ हो जाएगी? शक्ति गेन करने की, पावर गेन करने की, पावर को बढ़ावा देने की होड़ हो जाएगी। है ना? तो नव यथार्थवाद शक्ति और कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देता है। जबकि नव उदारवाद क्या कहता है? राज्य केवल सुरक्षा नहीं, समृद्धि, कल्याण, पर्यावरण, मानवाधिकार भी साधते हैं। यानी राज्य का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा नहीं है, बल्कि उसके साथ-साथ क्या है? सुरक्षा तो है, सुरक्षा उनका उद्देश्य है, वो मान रहे हैं। पर उसके साथ-साथ और क्या है? समृद्धि, कल्याण, पर्यावरण एवं मानवाधिकार भी उसका उद्देश्य होता है। ठीक है? यानी जब आप मानव कल्याण की बात करेंगे, जब आप वेलफेयर की बात करेंगे, तो आप वार में कम जाएँगे, क्योंकि वार अगर होता है तो कोई भी राज्य जीते, कोई भी राज्य हारे, पर हर एक राज्य का नुकसान होता है। ठीक है?
तो ये पूरा स्टेटमेंट देके इन्होंने ये कह दिया कि राज्य जो है युद्ध को हमेशा कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ शक्ति नहीं बढ़ावा देना है, बल्कि वेलफेयर भी बढ़ावा देना है, वेलफेयर को भी बढ़ावा देना है, पर्यावरण पर भी ध्यान देना है और मानवाधिकारों को भी बढ़ावा देना है। ठीक है। रेशनैलिटी की बात करें तो रेशनैलिटी के सेंस में जो नव यथार्थवाद है वो यह कहता है कि राज्य तर्कसंगत है, यानी राज्य जो है, क्योंकि राज्य किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, और मनुष्य तर्कसंगत होता है, जिसकी वजह से राज्य का जो डिसीजन होता है वो तर्कसंगत होता है। ठीक है। तो राज्य तर्कसंगत है पर संरचना से बंधे हैं। ये अपना लॉजिक क्यों नहीं यूज कर पाते यथार्थवादी? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरचना ही ऐसी है। और संरचना कैसी है? संरचना है प्रिजनर्स डायलेमा की। प्रिजनर्स डायलेमा भी आगे शायद नीचे है, उसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे थोड़ा और आगे बढ़ के। पर अभी समझिए कि क्योंकि प्रिजनर्स डायलेमा की सिचुएशन है, जिसकी वजह से राज्य तर्क तो यूज करते हैं पर बावजूद इसके कंपटीशन में इन्वॉल्व रहते हैं और एक दूसरे के खिलाफ हमेशा प्रतिद्वंदिता की भावना रखते हैं, तर्कसंगत होने के बावजूद। ठीक है। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर की संरचना ही ऐसी है कि उनको अपनी शक्ति को बढ़ावा देना पड़ता है, अपनी शक्ति को बढ़ावा देने का प्रयास करना पड़ता है, और हमेशा इस चीज के लिए वो फोकस रहते हैं कि कैसे अपनी शक्ति को बढ़ावा दिया जाए, है ना, कैसे अपनी शक्ति को बढ़ाया जाए। जबकि नव उदारवाद क्या कहता है? नव उदारवाद कहता है कि राज्य संस्थाओं की मदद से जोखिम घटाकर लाभ बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ इन्होंने राज्यों ने क्या किया? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं बनाई, जिसकी वजह से जोखिम कम हो गया। ऐसा नहीं जोखिम एकदम खत्म हो गया, लेकिन जोखिम एकदम मिनिमम हो गया। जोखिम मिनिमम हो गया तो उनको मिलिट्री पर, बाकी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। फोकस किस पे करना है? वेलफेयर पे और ह्यूमन राइट्स पे, बाकी जो आयाम है राज्य के, उन पर फोकस करना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ शक्ति पर। जबकि नव यथार्थवाद क्या मानते हैं? शक्ति को बढ़ावा देने की बात करते हैं। अब टाइप ऑफ गेन क्या होता है? तो लाभ जो होता है नव यथार्थवाद के हिसाब से ये सापेक्ष लाभ होता है। किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट होता है ना? यानी 2 राज्य हैं, दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, तो किसी को ज़्यादा मिला, किसी को कम मिला। लेट्स से कि 100 यूनिट पावर है, कहीं रखी हुई है। 2 राज्य आए, दोनों ने उस पे कब्जा किया। एक 60 पाया, एक 40 पाया। अब जो लाभ काउंट होगा, वो इस आधार पर काउंट होगा कि कौन ज़्यादा पाया, तो 60 यूनिट वाला ज़्यादा पाया। जबकि अगर हम न्यूट्रल वे में देखें तो दोनों को कुछ ना कुछ तो मिला। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कुछ नहीं मिला होगा। लेकिन यहाँ पर नव यथार्थवादी क्या करते हैं? ये सापेक्षता के लाभ पर ध्यान देते हैं। यानी लाभ जो होता है सापेक्ष होता है, किसको कितना मिला उससे कंपेयर करते हुए ही लाभ देखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि जीरो सम गेम टाइप का कुछ ऐसा हो सकता है ना, बल्कि सापेक्षता के आधार पर देखना है। जबकि नव उदारवाद क्या कहते हैं? ये परम लाभ की बात करते हैं। क्या सभी की स्थिति बेहतर हुई या नहीं, वो लाभ है। नव उदारवाद के लिए लाभ क्या है? क्या सभी की स्थिति बेहतर हुई या नहीं। अगर हुई है तो लाभ है, अदरवाइज लाभ नहीं है। जबकि यहाँ क्या है कि क्या किसी से ज़्यादा बेहतर प्राप्त हुआ, तो किसी से ज़्यादा बेहतर प्राप्त हुआ तो लाभ है नव उदारवाद में। ठीक है। और वहाँ पर अगर सबकी स्थिति बेहतर हुई तब लाभ है। पावर के बारे में अगर हम बात करें तो पावर के बारे में नव यथार्थवाद ऑब्वियसली ज़्यादा ध्यान देता होगा। तो इनका मानना है कि भौतिक शक्ति, सैन्य और आर्थिक क्षमताएं प्रमुख हैं। यानी भौतिक शक्ति इनके लिए इंपॉर्टेंट है। भौतिक शक्ति क्या है? सैन्य और आर्थिक क्षमता, इन 2 रूपों में भौतिक शक्ति को दर्शाते हैं नव यथार्थवादी। नव यथार्थवादी का मानना है कि शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और शक्ति कैसे? इकोनॉमिक शक्ति और मिलिट्री पावर के रूप में ये शक्ति को डिफाइन करते हैं। जबकि उदारवादी क्या कहते हैं? उदारवादी कहते हैं कि पावर सिर्फ ऐसे नहीं आती, यानी मिलिट्री पावर या इकोनॉमिक पावर के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसको संस्थागत, वैचारिक और सॉफ्ट पावर के रूप में भी डिफाइन किया जाना चाहिए, है ना? पावर के जो फॉर्म है वो सिर्फ मिलिट्री और इकोनॉमी नहीं, बल्कि सॉफ्ट पावर भी पावर है ना? वैचारिक पावर जो है, यानी आइडियोलॉजिकल पावर जो है, वह भी एक पावर का रोल अदा करती है। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल पावर किस स्टेट की कितनी बेहतर है, वो भी पावर की भूमिका का निर्वहन करती है। तो यहाँ ट्रेडिशनल वे में हम देखते हैं कि शक्ति को कैसे डिफाइन किया जाता है। यहाँ ट्रेडिशनल वे में डिफाइन किया जाता है नव यथार्थवाद में, जहाँ कौन सी परिभाषा यूज होती है शक्ति की? कि सैन्य और आर्थिक क्षमता। जबकि नव उदारवादी में हमें संस्था, वैचारिक और सॉफ्ट पावर भी देखने को मिलता है। कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो कोऑपरेशन के संदर्भ में इनका व्यू क्या है? नव उदारवादी कहते हैं कि सहयोग कठिन है और अस्थायी है। यानी राज्यों के बीच सहयोग बहुत मुश्किल होता है। ये आपस में सहयोग नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो ये अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता।
अपने सर्वाइवल के लिए कई बार सहयोग करते हैं, पर वो लिमिटेड वे में करते हैं, है ना? ऐसा नहीं परमानेंट फ्रेंड हो गए या परमानेंट कोऑपरेशन करेंगे वो एक-दूसरे से, ऐसा कतई नहीं होने वाला। धोखा और सापेक्ष लाभ चिंता बढ़ाते हैं। अब देखिए क्या है, लेट्स से कि 2 स्टेट हैं जिन्होंने कोऑपरेट करके एक-दूसरे से किसी जगह पर कब्ज़ा किया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्ज़ाम्पल दिया था कि 100 यूनिट पावर है, उस पे उन्होंने कब्ज़ा किया। तो एक स्टेट हो सकता है 45 यूनिट पाए, दूसरा स्टेट 55 यूनिट पाए, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों के बीच कॉम्पिटिशन होगा, है ना? दोनों के बीच एक मिसट्रस्ट की यानी ट्रस्ट डेफ़िसिट होगा, ट्रस्ट की कमी होती जाएगी और इससे चिंताएँ आपस में बढ़ती जाएँगी, जिसकी वजह से ही वो दोनों जो अभी सहयोग कर रहे हैं, वो दोनों क्या हो जाएँगे, एक-दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाएँगे। देखिए, एकदम परफ़ेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कभी नहीं हो सकता। है ना? किसी राज्य पर कोई 2 राज्य मिलके अगर कब्ज़ा करते हैं, तो उन उस राज्य को एकदम इक्वल वे में तो कभी डिवाइड नहीं किया जा सकता ना, कुछ ना कुछ कोई ज़्यादा पाएगा, कोई कम पाएगा, है ना? उसी चीज़ को ये कह रहे हैं कि सहयोग कठिन और अस्थायी है, धोखा और सापेक्ष लाभ चिंता को बढ़ावा दे देते हैं और जबकि नवउदारवादी क्या कहते हैं? नवउदारवादी कहते हैं कि सहयोग संभव है और यह स्थायी हो सकता है, ठीक है? यानी नवउदारवादी कहते हैं कि सहयोग हो सकता है, यह स्थायी भी हो सकता है और जो संस्थाएँ हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, ये संस्थाएँ क्या करती हैं? ये संस्थाएँ लागत घटाती हैं और जानकारी देती हैं कि सहयोग और कैसे बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि वो संस्थाएँ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएँ बनाई गई हैं, वो संस्थाएँ उनका कुछ निहित स्वार्थ डायरेक्टली नहीं होता। वो संस्थाएँ उन राज्यों से बाहर होती हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं, जिसकी वजह से जो ट्रस्ट डेफ़िसिट बन रहा था, वो ट्रस्ट डेफ़िसिट कम हो जाता है। तो ऐसा कौन मानता है? ये मानते हैं नवउदारवादी। तो अगर आप देखें तो कहीं न कहीं ये हर बात में संस्थाओं को फ़ोकस कर रही हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना है संस्थाओं पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस किसने किया? नवउदारवादी ने किया था। अगला जो आयाम है वो है रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन की क्या भूमिका है? तो नव यथार्थवादी कहते हैं कि संस्थाएँ जो हैं ये महाशक्तियों के हितों का प्रतिबिंब हैं। अब देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो संस्थाएँ हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ महाशक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं। नव मार्क्सवादी याद होगा अगर आपको, नव मार्क्सवाद भी यही बात कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रक्चर है ना? वो जो महाशक्तियाँ हैं, उनके हितों को प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यहाँ नवउदारवादी क्या कह रहे हैं? ये संस्थाओं को कह रहे हैं। जो संस्थाएँ हैं, वो महाशक्तियों के हितों का प्रतिबिंब हैं, स्वयं प्रभावशाली नहीं होती, बल्कि अ, ये क्या करती हैं? एक जो महाशक्ति होगी, उसी के प्रतिबिंब के रूप में काम करती हैं। ये खुद अपने आप में प्रभावशाली नहीं होती, ठीक है? जबकि नवउदारवादी क्या मानते हैं? नवउदारवादी मानते हैं कि संस्थाएँ नियम बनाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नियम बनाती हैं और इसकी वजह से साथ ही साथ जो जानकारी वो कलेक्ट करती हैं, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं अलग-अलग राज्यों से, वो जानकारियाँ अलग-अलग राज्यों को साझा करती हैं। अब इन जानकारियों को साझा करने से क्या होता है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपने कई बार सुना होगा इन्फॉर्मेशन इज़ पावर, जिसके पास इन्फॉर्मेशन होगी, उसके पास पावर है। तो ये संस्थाएँ क्या करती हैं? वो इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अलग-अलग शक्तियों को। अब चूँकि नवउदारवादी हैं, नवउदारवादी शक्ति को सिर्फ़ और सिर्फ़ मिलिट्री और आर्थिक वे में नहीं देखते, बल्कि वो इन्फॉर्मेशन के रूप में भी पावर को देखते हैं, है ना? और सारे आयाम के रूप में ये पावर को देखते हैं, जो मैंने अभी ऊपर बताया था, ठीक है? सॉफ्ट पावर के रूप में भी देखते हैं, है ना? तो इन्फॉर्मेशन इनको मिली, तो यानी कहीं न कहीं पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। जब इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो पावर भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है? साथ ही साथ ये निगरानी करती हैं और विवादों का निपटारा करती हैं। तो ये काम है, ये सेंट्रल फ़ोकस है किसका? ये सेंट्रल फ़ोकस है नवउदारवाद का। अगर इंटरडिपेंडेंस की बात करें, जो इंटरडिपेंडेंस वाला आयाम है, कि इंटरडिपेंडेंस के बारे में नवउदारवाद और नव यथार्थवाद क्या सोचते हैं? तो जो नव यथार्थवाद है, न्यू रियलिज़्म है, ये मानते हैं कि परस्पर निर्भरता अक्सर कमज़ोरी बन जाती है। यानी अगर एक राज्य दूसरे राज्य पर निर्भर है, तो ये उस राज्य की कमज़ोरी बन जाएगी, है ना? और कमज़ोरी बन जाएगी यानी शक्ति कम हो जाएगी, है ना? तो शक्ति कम हो जाएगी तो राज्य क्या सर्वाइव कर पाएगा क्या? तो नहीं। तो ये कहीं न कहीं इंटरडिपेंडेंस को नेगेटिव वे में देखते हैं, ठीक है? नव यथार्थवादी। वही बात आगे कही जा रही है, परस्पर निर्भरता अक्सर कमज़ोरी बन जाती है, जिसका राजनीतिक हथियार की तरह उपयोग हो सकता है। यानी इंटरडिपेंडेंस को कम से कम रखना है, नव उदारवादी ऐसा कहते हैं। क्योंकि अगर आप किसी राज्य पर डिपेंड हैं, तो सामने वाला राज्य आपको हथियार के रूप में यूज़ करेगा, है ना? ये वैसे ही समझिए जैसे आप किसी के ऊपर निर्भर हैं, तो वो आपका मिसयूज़ कर सकता है ना? तो वही बात यहाँ हाइलाइट की जा रही है।
नव उदारवादी जबकि इसके अपोजिट व्यू रखते हैं। नव उदारवादी कहते हैं कि परस्पर निर्भरता, साझा हित और संघर्ष की ऊंची लागत के कारण सहयोग को बढ़ावा देती है। देखिए, नव उदारवादी क्या कहते हैं? नव उदारवादी कहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर अगर आप निर्भर हैं, उससे आपके बीच क्लैश होने की संभावना कम होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं। आप उस पे निर्भर हैं तो वो आप पे निर्भर है। लेट्स से एक मालिक एक नौकर पर निर्भर है, तो एक नौकर भी एक मालिक पर निर्भर है। यानी एक इसको भी जैसे कई बार लोग कहते हैं कि जो काम करने वाला होता है वो मालिक के ऊपर निर्भर होता है, लेकिन ये कहते हैं कि मालिक भी एक्चुअली नौकर के ऊपर ऊपर निर्भर है, क्योंकि अगर नौकर नहीं होगा तो मालिक का काम कोई कर नहीं पाएगा। और इसी आधार पर ये अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि दो राज्य अगर एक दूसरे पर निर्भर हैं तो उनके बीच सहयोग होगा, उनके बीच कंपटीशन कम होगा, उनके बीच वार कम होगा, है ना? इसी आधार पर इन्होंने वो इंटरडिपेंडेंस जो थ्योरी थी उसमें कहा था कि जो दो राज्य हैं अगर वो एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहेंगे तो उनके बीच शांति की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो शांति स्थापित करते हैं। ठीक है? तो इंटरडिपेंडेंस के बारे में ये नेगेटिव व्यू रखते हैं न्यू रियलिज्म, और न्यू लिबरल्स पॉजिटिव व्यू रखते हैं। सिक्योरिटी डायलेमा, हाँ, सिक्योरिटी डायलेमा थोड़ा-सा पहले समझाते हैं। सिक्योरिटी डायलेमा को ऐसे समझिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझिए। एक कैदी 2 कैदी हैं जिन्होंने कोई चोरी या कोई क्राइम किया। पुलिस वाले जनरली क्या करते हैं, दोनों को अलग-अलग सेल में डाल देते हैं। अलग-अलग सेल में डाल के एक पुलिस वाला इधर वाले सेल में, मान लीजिए इधर ए सेल है, इधर बी सेल है। ए सेल में जाके कहता है कि बी वाले ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, ठीक है? अगर तुमने अपना गुनाह कबूल नहीं किया, तो बी आप तुम्हें ही पूरा गुनहगार बता रहा है, तो ज़रूरी है कि सब सच बताओ। अब ए क्या करेगा, या तो डर में आके बी के क्राइम को बताएगा, या हो सकता है वो अपनी क्राइम छुपा ले, नो डाउट, वो अपने क्राइम को छुपा लेगा, लेकिन बी के क्राइम को ज़रूर बता देगा और पूरा रियलिटी बताएगा, है ना? फिर पुलिस बी के पास जाएगी, सेम चीज़ कहेगी, बी अपना क्राइम हो सकता है छुपा ले, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन वो ए का क्राइम बता देगा। अब दोनों को फिर से जब सामने लाया जाएगा, तो रियल पिक्चर सामने आ जाएगी। अब ए से जब सवाल ऐसा पूछा जा रहा था, तो ए को डर यह था कि अगर उसने सच नहीं बताया, तो बी हो सकता है बता दे। दोनों को पता है कि हो सकता है पुलिस वाले झूठ बोल रहे हों, लेकिन डरवश, क्योंकि दोनों को यह पता नहीं है कि वो सच बताएगा या नहीं बताएगा। दोनों इस शक, है ना? इस डायलेमा में सच्चाई बता देते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि सामने वाला कैसा रिएक्ट करेगा। ठीक है? इसे कहा जाता है प्रिजनर डायलेमा। इसको इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे इंटरप्रेट किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जब 2 राष्ट्र होते हैं, 2 राज्य होते हैं, दोनों के बीच अगर कम्युनिकेशन कम है, लेट्स से इंडिया और पाकिस्तान है और दोनों के बीच ट्रस्ट डेफिसिट है। ऐसे में इंडिया को नहीं पता कि पाकिस्तान कैसे एक्ट करेगा और पाकिस्तान को नहीं पता कि इंडिया कैसे एक्ट करेगा। ठीक है? दोनों इसी सिचुएशन में रह के, हो सकता है अगर कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन हो या वार की सिचुएशन हो, तो दोनों को पता होगा कि हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं पाकिस्तान हमारे ऊपर मिसाइल हमला कर दे या न्यूक्लियर हमला कर दे, और पाकिस्तान को ऐसा लगे कहीं ऐसा तो नहीं इंडिया हमारे ऊपर मिसाइल हमला कर देगी या न्यूक्लियर हमला कर दे। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जो पहले हमला करेगा ना वही सर्वाइव कर पाएगा, दूसरा वाला हो सकता है सर्वाइव ना कर पाए। इस चक्कर में दोनों ट्राई करेंगे कि वो पहले अटैक करें, फर्स्ट अटैक करें। ठीक है? तो इसे कहा जाता है ये जो फर्स्ट अटैक करने के लिए जो प्रेरित कर रहा है, जो उनको प्रोवोक कर रहा है, इसे कहा जाता है प्रिजनर डायलेमा, क्योंकि वो दोनों डायलेमा में हैं, है ना? अब वो डिसीजन कैसे लेंगे, हो सकता है वो अम, आगे बढ़ के खुद अटैक करें या ना करें। यही सिचुएशन दिखाती है प्रिजनर डायलेमा। तो अभी ऊपर था, अब उसको फिर से एक बार पढ़िएगा अगर आपको फिर से समझना है तो। तो सुरक्षा दुविधा, किसी एक सुरक्षा कवायद दूसरे के लिए खतरा बन सकती है और ये हथियारों की दौड़ को बढ़ावा देती है, क्योंकि जैसे इंडिया पाकिस्तान है, इंडिया को नहीं पता कि पाकिस्तान के पास कितने हथियार है, या पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करेगा तो कितने हथियारों के साथ अटैक करेगा। तो इंडिया हमेशा चाहेगी पाकिस्तान से ज़्यादा हमारे पास हथियार हो, और ये सेम चीज़ पाकिस्तान कोशिश करेगा, है ना? तो इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच हथियारों की एक दौड़ मच जाएगी। इंडिया पाकिस्तान नहीं, किसी भी कंट्री, किसी 2 कंपटीटर के बीच में ये हथियारों की दौड़ मच सकती है, और दोनों के बीच एक सिक्योरिटी गेन को लेके हमेशा कवायद रहेगी। अब नव उदारवादी क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि माना जाता है, मतलब सिक्योरिटी डायलेमा ये मानते हैं कि ये सिचुएशन हो सकती है, पर पारदर्शिता, समझौते और विश्वास निर्माण से इसको घटाया भी जा सकता है। यानी अगर दोनों राष्ट्रों के बीच पारदर्शिता हो, दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो, दोनों के बीच ट्रस्ट हो, तो ये सिक्योरिटी डायलेमा की सिचुएशन को घटाया जा सकता है ना? जबकि ये इसे घटाने की बात नहीं करते। नव यथार्थवादी ऐसा कुछ नहीं मानते कि इनको घटाया भी जा सकता है। सिक्योरिटी डायलेमा होता है जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन होगा, और कॉम्पिटिशन होगा, हथियारों की दौड़ बढ़ेगी। लेकिन
नव उदारवादी क्या मानते हैं कि हाँ ठीक है, सिक्योरिटी डायलेमा होता है, हर राज्य एक दूसरे से कंपटीशन करने का प्रयास करेंगे, पर इसको घटाया जा सकता है कैसे? पारदर्शिता, दोनों के बीच अगर पारदर्शिता है तो, और दूसरा समझौते के थ्रू, कि हम समझौता कर रहे हैं कि हम आपके खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे या न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे, या फिर एक दूसरे के साथ विश्वास बढ़ा के, है ना, इससे इसका यूज घटाया जा सकता है। और आखिरी है वार और पीस के बारे में क्या समझते हैं? वार और पीस के बारे में जो नव यथार्थवादी हैं, नव यथार्थवादी यानी न्यू रियलिस्ट मानते हैं कि युद्ध हमेशा संभव है, युद्ध की संभावना कभी खत्म नहीं हो सकती। ये नव यथार्थवादी कहते हैं शांति जो है ये केवल अस्थायी है, और ये सिर्फ तब तक है जब तक दोनों के बीच संतुलन है। जैसे ही संतुलन गड़बड़ हुआ वैसे ही युद्ध हो जाएगा, यानी युद्ध की संभावना हमेशा बरकरार है। जबकि उदारवादी क्या कहते हैं? नव उदारवादी कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, यहाँ थोड़ा जो ट्रांसलेशन है गलत हो गया है, घना सहयोग हो गया, मतलब जो कॉम्प्लेक्स या जो कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, इंटरडिपेंडेंस है, इसकी वजह से और संस्थाओं के होने की वजह से कई क्षेत्रों में युद्ध को अत्यंत अव्यवहारिक बना दिया गया है। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, जब राष्ट्र एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा निर्भर हैं और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के होने की वजह से युद्ध की संभावना बहुत हद तक एकदम घटा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ युद्ध की संभावना कौन घटाया? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जो एक दूसरे के ऊपर चूंकि निर्भर हैं तो सहयोग ही हो गया, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं युद्ध की संभावना को कम करती हैं। लेकिन नव यथार्थवादी क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि युद्ध की संभावना हमेशा बरकरार है। युद्ध तभी तक नहीं हो रहा है जब तक दोनों के बीच पावर बैलेंस बना हुआ है। अगर दो राज्य हैं तो दोनों के बीच पावर बैलेंस है, जिसकी वजह से युद्ध नहीं हो रहा है। जैसे ही ये पावर बैलेंस गड़बड़ हुआ ना, उसी के साथ युद्ध छिड़ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। आपसे फिर अगला जो टॉपिक होगा वो होगा मॉर्गेनथाउ का जो 6 प्रिंसिपल है, उसको हम कंपेयर करेंगे जो अनटिकनर का फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव का 6 प्रिंसिपल है, उन दोनों को एक साथ कंपेयर करके देखेंगे। अच्छा, ये जो हम वीडियो ला रहे हैं इसमें कंपेरिजन के थ्रू समझ रहे हैं, दो कॉन्सेप्ट एक साथ कंपेयर कर रहे हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ताकि क्लियरली समझ में आए कि दोनों के बीच क्या मान्यताएं हैं, दोनों क्या मानते हैं, और दोनों के बीच क्या कंट्रास्ट है, दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए।